कमीशन। के निजामी का मूल्यांकन यह है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था। बलबन एक उत्तम अभिनेता था। अभिनेता का लक्षण क्या होता है? एक्टिंग करेगा, हर तरह का एक्टिंग करेगा। और कहते हैं कि अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उत्तम अभिनेता और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। अब क्वेश्चन क्या बना सकता है? यह किसका कथन है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध रखता था? दूसरे हैं बर्नी। ये स्टेटमेंट पूछा गया है। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। ये कहता है कि बलबन की मृत्यु पर अमीरों ने अपना वस्त्र फाड़ दिए और अपने शरीर पर धूल फेंककर 40 दिनों तक शोक मनाए। इस स्टेटमेंट दो तरीके से पूछा गया है। एक बार तो डायरेक्ट पूछा है कि बलबन की मृत्यु पर किसका कथन है कि अमीरों ने अपना वस्त्र फाड़ दिया और अपने शरीर में स्वयं धूल फेंककर शोक मनाया। एक बार ये पूछा है कि बर्नी या किस सुल्तान की मृत्यु पर कहता है कि अमीरों ने अपना वस्त्र फाड़ दिया और अपने शरीर पर धूल फेंक के शोक मनाया। तो जब वो क्वेश्चन आया तो बलबन सही होगा, और जब ये किसका स्टेटमेंट है तो बर्नी का। अब प्रश्न ये उठता है कि बलबन तो अमीरों को सताया था, अमीर की मृत्यु पर शोक क्यों मना रहे थे? क्यों मना रहे थे शोक, बताओ। जब कोई सताया जाएगा और सताने वाला जब मरे तो आदमी शोक मनाएगा कि खुशी मनाएगा? खुशी मनाएगा। लेकिन यहाँ शोक मना रहे हैं क्योंकि वो उसका लिमिटेड क्षेत्र है ना कि किस एरिया में का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा देगा, लेकिन और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलाया और भी सारी चीज़ें ये बात नहीं है। जनता में बात ये है ना कि मैं पहले ही बताया था कि जो चहलगानी के जो मेंबर थे उनको सताया और उनको सताया, उनको मरवाया भी, और उनके प्रतिस्थापन के लिए जो नीचे के अमीर थे उनको उच्च दर्जा प्रदान कर दिया। ये अमीर थे जो नीचे से उठ के ऊपर पहुंचे थे, उनका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। तो ऐसे अमीर जो है शोक मनाए थे। बाकी चहलगानी के जो बड़े अमीर थे उनको तो मरवा दिया। चलिए अगला है हबीबुल्लाह। एक राइटर है, इनका नाम है हबीबुल्लाह। ये कहते हैं बलबन का काल दिल्ली सल्तनत के लिए सुदृढ़ीकरण
का काल था। सही है कि नहीं? सही। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा तो गया। ये अभी जी रहे हैं क्या? हबीबुल्ला अभी जिंदा है क्या? हाँ, हबीबुल्ला नहीं मर गए, क्योंकि आधुनिक राइटर है। हाँ तो आता है न्यूज पे आता है कभी कभी। नहीं, हबीबुल्ला नहीं, हबीबुल्ला उनकी डेथ हुई है, लेकिन इधर ही डेथ हुई है, लेकिन बहुत शानदार मूल्यांकन इनका है। सुदृढ़ीकरण का काल है। अच्छा, सुधारना। सुदृढ़ीकरण का काल का मतलब ये होता है ना कि सुदृढ़ जो क्षेत्र हमारा है मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन उसमें विद्रोह नहीं होने दूंगा और उसको घटने नहीं दूंगा। इस तरह के शासक याद करो, बिंदुसार। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब उसका लड़का बिंदुसार आया तो वो विस्तार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बस यही ध्यान दिया कि मेरे पिता ने इतने जो एरिया ऑक्युपाई किया मैं उसको घटने नहीं दूंगा। तो बलबन का भी यही था कि जो हमारे हमसे पहले के सुल्तान, जैसे आप मोहम्मद गोरी के समय में जो जीता गया उसको थोड़ा सा विस्तार दिया, कौन? इल्तुतमिश। उसके बाद विस्तार नहीं हुआ। तो सुदृढ़ीकरण काल इसलिए मेंस में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? जब इसकी विवेचना करोगे तो इस पे आपको मिलेगा कि बलबन को देखिए, बलबन की नीतियों में देखिए, पहला काम क्या कर रहा है? राजत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। राजत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाने का मतलब जनता का विश्वास, न्याय व्यवस्था लेके आ रहा है, जनता का विश्वास सुल्तान के प्रति जगे। दूसरी बात, जो लोग विद्रोही थे चालीसा के उनका दमन करवा दिया। तीसरी बात कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान बलबन है जो मंगोलों के लिए एक उचित नीति बनाया है। देखे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से मंगोल एंट्री करते थे और वहां पे किला का निर्माण करा के अपने सबसे विश्वासपात दोनों पुत्रों को लगा दिया वहां पे। सुदृढ़। तीसरी बात, दीवान अर्ज का गठन कर रहा है, सैन्य व्यवस्था। यही बस डालना है और मेंस का आंसर कंप्लीट, इतना ही बस। जो आप लोग पढ़े हैं बस उसी को डाल देना है कि इसमें सुदृढ़ का मतलब ये होता है कि हम विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन जो हम साम्राज्य हमारे पहले के सुल्तान जो स्थापित किए हैं उसको जो है जाने नहीं दूंगा। चलिए, बलबन की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद बलबन ये चाहता था कि हमारे बाद मेरा एक लड़का जिंदा है, बुगरा खान। मोहम्मद तो पहले ही मंगोलों से लड़ते हुए मारा जा चुका था। मेंस वाले क्वेश्चन को कहीं साइड में फ्रेम कर लेना, जैसे कि स्टेटमेंट है ये मेंस में पूछा जाता है तो साइड में एक बॉक्स बना के ये 2-3 पॉइंट बस, जैसे हम लोग जब मेंस का फ्रेमिंग करते थे ना तो जो अंशाल्व आता है मेंस का अंशाल्व आता है, जिसे विकास विद्या देखे हो ना कक्षा 9-10 में, उसी तरह से होता है। तो हम लोग पेंसिल से वहीं पर 3-3, 4-4 पॉइंट लिख देते थे, बाकी तो हम पढ़े ही हैं। बस उस समय एग्जाम में क्लिक करें कि इस क्वेश्चन में हमको डालना क्या है, बस उतने के लिए। बाकी सबसे मेरा है बाकी। हाँ, अब पूरे मेंस का फ्रेमिंग हम लोग का इतने में हो जाता है। दो अब मान लो 4 पॉइंट इसमें यही क्वेश्चन आ गया मेंस में लिखने के लिए, तो यही 4 पॉइंट हमको डालना है कि क्यों सुदृढ़ीकरण का काल। सुदृढ़ीकरण को हम परिभाषित करेंगे कि जो हमारा है हम उसको नहीं खोएंगे तब तक जब तक कि हम अपने किले को मजबूत न कर लें, अपने परिवार को, किले को, अपने आप को मजबूत न कर लें। मजबूत कर बलबन भी कहता है जिस दिन मैं मंगोलों के भय से निपट लूंगा फिर मैं जो है विस्तार की नीति पर ध्यान दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं। आइए 4 पॉइंट डालना, राजत्व सिद्धांत, दीवान अर्ज का गठन, चालीसा का दमन और न्याय व्यवस्था में सुधार। चलिए, जब बलबन 87 में मरा 1287 में, तो उस समय इसका मात्र एक पुत्र जिंदा है, क्योंकि 86 में कौन मर चुका है? 1286 में इसका प्रिय पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुआ मारा गया। इसको इतना योग्य लड़का था इसका, बलबन को उत्तम अभिनेता वो क्यों कहते हैं? बलबन जब
राज दरबार से अपने रूम में जाता था तो कूट कूट के चिल्ला कर रोता था अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक साथ कॉलेज की मृत्यु हुई थी और वो जानता था कि वही, क्योंकि बुगरा खां के बारे में उसको पता था कि ये नालायक है। तो इसीलिए उत्तम अभिनेता का दर्जा देते हैं कि लेकिन जब आता था दरबार में तो कोई भी नहीं कह सकता था कि इसके प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है। इस तरह का अभिनेता। अब जो है ये मर चुका है, इसका बड़ा पुत्र और सबसे प्रिय पुत्र, सबसे योग्य पुत्र, इसकी डेथ हो चुकी है 1286 में। ये कहा जाता है पुत्र वियोग में बलबन 1 साल बाद मर गया। जब ये मर गया तो इसके पास एक विकल्प था बुगरा खां। इसका दूसरा बेटा बुगरा खां जो जीवित था, और याद है अरकली खां के विद्रोह को दबाने गया था, इनको सिखाया था। तो ये कहा कि बुगरा खां को शासक बनाएंगे। बुगरा खां कहा कि हम यही ठीक है, बंगाल में ही ठीक है, हम दिल्ली नहीं आएंगे, क्योंकि वही कहा था कि तनिक भी लापरवाही करोगे, विद्रोह करोगे बंगाल में, तो दिल्ली का सुल्तान अपने घोड़े का लगाम हिला के लखनऊती को जीत लेगा। इतना भय में आ गया था बलबन से। इसको ये भी डर सता रहा था कि बलबन का दिमाग हो सकता है दिल्ली बुला के हमको इस तरह ठोकवा दे खुटा। देखो, राजा के लिए कोई पुत्र और पुत्री का बहुत मायने नहीं रखता है, एक राज धर्म होता है। अब देखना गोधरा कांड में वाजपेयी जी मोदी जी को क्या कहे थे। गोधरा कांड याद है ना, गुजरात वाला। वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब इन्होंने थोड़ा वॉइस ऑफ एक्शन लिया था कि हिंदुओं के पक्ष में सरकार आ गई थी, लगाया होगा, इसको काट देना कितना। इसके बड़े बेटे का एक लड़का था जिसका नाम था कै खुसरो। कै खुसरो। बलबन इसी को कहा कि इसी को हम शासक बना, सुल्तान बनेगा। लेकिन वजीर उस समय था जिसका नाम था, उस समय वजीर का नाम था निजामुद्दीन, वजीर निजामुद्दीन। दीन के कहने पर कैकुबाद, जो बुगरा खां का बेटा था, पुत्र था, कै खुसरो की हत्या कर दी है। बुगरा खां इनकार कर दिया, हम शासक नहीं बनेंगे। तब बलबन अपने बड़े बेटे के पुत्र कै खुसरो को नियुक्त किया कि हमारे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनेगा कै खुसरो। वजीर निजामुद्दीन बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को चढ़ाया कि कै खुसरो की हत्या कर दो, और कैकुबाद क्या किया, बुगरा खां का पुत्र था, यह कै खुसरो की हत्या कर दिया। कै खुसरो शासक नहीं बना था। अभी बलबन उसको चाहता था कि मेरे मृत्यु के बाद बुगरा खां नहीं बन रहा है तो कै खुसरो को शासक बनाया जाए। क्लियर हुआ। 1287 में बलबन मर गया। 1287 में बलबन मर गया। तब अगला जो शासक बना उसका नाम था कैकुबाद। और ये कैकुबाद शासन करेगा 1287 से
भी कहा। बुगरा खां बंगाल को छोड़ के आता ही नहीं है, वो बाद में मरता है, लेकिन अभी नहीं समझिए। देखो बंगाल में ही रहता है। हाँ, देखो शासक के मरने को काउंट करो, जो शासक नहीं बना उसका कोई मतलब नहीं इतिहास में। हाँ हाँ, देखो बलबन चाहता था कि मेरे मरने के बाद बुगरा खां शासक बने, बुगरा खां इनकार कर दिया कि हम शासक नहीं बनेंगे। तब बलबन के पास दूसरा विकल्प आया कि हमारे बड़े बेटे मोहम्मद का एक लड़का है कैखुसरो, उसको शासक बना देंगे। तो जब यह पता चला वजीर को, तो वजीर चाहा किसको, बुगरा खां के लड़के को, जिसका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद क्या किया, कैखुसरो की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अपने शासक बन गया। यही है बस आपको याद रखना है कि 1287 में बलबन की मृत्यु होती है, और 1287 में जो अगला शासक आता है वो कैकुबाद, उसके पिता का नाम है बुगरा खां। चलिए 1287 से 1290 कैकुबाद। एक क्रम याद रखना, आता है कैकुबाद, इसका पालन पोषण बलबन कठोर नियंत्रण में, बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था। और कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जते। और शासक तो संपन्न है, लड़कों को कमजोर बना दे रहे हैं, तो खुदा दे रहे हैं, ये कहाँ कमजोर किया है? ये तो कमजोर नहीं, कठोर नियंत्रण। इससे तो कठोर होगा ना, कठोर नियंत्रण में रहेंगे तो हमसे तो कठोर हो जाएंगे। कठोर नियंत्रण का मतलब ये है ना कि देश दुनिया से इसको काट दिया था, कि कोई भी देश दुनिया में जब सामाजिकता में जाएगा तो इसके अंदर बुराई आ जाएगी। जैसे मान लो कि एक लड़का है जिसके गार्जियन चाहते हैं आईएएस बने, और उसको केवल एक रूम में या एक मकान में, एक माहौल में उसको रख रहे हैं, और केवल पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आज जिस दिन वो आईएएस बनेगा तो ये मान के चलो कि कभी सफल अधिकारी वो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सामाजिकता आई ही नहीं। और जिससे आप दूर रख रहे हैं, जिस दिन स्वतंत्र होगा उसी में संलिप्त हो जाएगा। तो कठोर नियंत्रण ये था कि जैसे कि एक ऐसा परवरिश जिसमें कि देश दुनिया की जो जैसे बुराइयां क्या है, मोजरा, शराब, ये सब बुराई है। तो बलबन को ये लगता था कि इन सब से इनको काटे रखो, दूर रहना चाहिए इन सब। जबकि राजा जो शासक होता है वह अच्छाई और बुराई दोनों को जो है कम से कम वह नज़दीक से देखा रहे, ये सब नज़दीक से नहीं देखे थे सब। कठोर नियंत्रण में इसका परवरिश हुआ, और जब यह शासक बना तो सभी बुराइयों को अपनाया ही नहीं, बल्कि अति कर दिया। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए दिल्ली के बाहर यमुना नदी किनारे एक किला बनवाया। वो किला पूछा गया कि वो किला किसने बनवाया, तो यही कैकुबाद बनवाया था।
ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए दिल्ली शहर के बाहर यमुना नदी के किनारे किलोखड़ी का किला बनवाया। ये पूछा गया किलोखड़ी का किला किसने बनवाया था, तो कैकुबाद। केवल ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए कि देश दुनिया से दूर एक बढ़िया माहौल में किला बनवाते हैं, वहीं पे राजकाज से इन सब को क्या मतलब था। वजीर दिख अपना कर रहे थे सब। आखिर ये बताओ, इसके किसी न किसी गुण से वाकिफ होगा वजीर, तभी तो इसको उकसाया। हो सकता है कई खुसरो इससे योग्य हो, है कि नहीं। इसीलिए कई खुसरो की हत्या इसी के हाथों से करवा दिया और किलोखड़ी के किले में किला बनवाया। और यहाँ पर नृत्य, संगीत एवं शराब की दुनिया में सम्मिलित हो गया। परिणाम यह हुआ कि कुछ दिन बाद लकवाग्रस्त हो गया। पैरालिसिस का शिकार हो गया है। क्यों, देखो शरीर है, इसीलिए बच्चों की जो परवरिश करो ना, तो हर एक माहौल में उनको रहना चाहिए। ये कभी शराब वराब सूंघा तक भी नहीं था बलबन के जमाने में। और स्त्री सुख से भी वंचित था। तब इन दोनों में इतना संलिप्त हो गया कि ये शरीर में जो इसको पैरालिसिस हो गई। जब पैरालिसिस हो गई तो इसी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था कैक्यूमर्स। इसका लड़का था कैक्यूमर्स। पुगरा खा का ही लड़का था छोटा। ये अभी 2.5 साल का था, 2.5 वर्ष का था। तो इसको शासक बनाया गया। हाँ, इसका भाई था। कहीं कहीं इसका लड़का मिलता है, कहीं इसका भाई मिलता है, नहीं इसका भाई ही था। कैक्यूमर्स से 2.5 वर्ष का था, इसको शासक बनाया गया। कैकुबाद के बाद जो शासक बना वो 28 साल का था। 2 वर्ष 6 महीना इसको शासक बनाया गया। उसी के दिमाग से बस एक सांकेतिक शासक बना दिया गया, बाकी काम तो करेगा वजीर। इसी समय जलालुद्दीन खिलजी का उत्थान होता है। किसके काल में? कैकुबाद के काल में। इसको आता है। कैकुबाद 3 महीने शासक रहा सांकेतिक रूप से, 3 महीना। जब कैकुबाद शासक बना था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दीवाने अर्ज का पद दिया था। दीवाने अर्ज, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं आरिज या ममालिका। इसका मतलब हुआ सल्तनत का सेनापति। ये सेना का
कौन बनाया था इसको? कैकुबात। कैकुमर्स किसको बनाएगा? 2.5 साल का है। बनाया कौन? कैकुबात। इसको पद दिया दीवाने अर्ज या आरिज ममालिकात का, और इसको एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि थी? कौन सा? शाइस्ता खां। आरिज ममालिक का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि दी। क्लियर? कैकुबात जब शासक बना तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दीवाने अर्ज का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान किया। जब कैकुबात लकवाग्रस्त हो गया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक विश्वास पात्र था जिसका नाम था तरकेश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक विश्वास पात्र व्यक्ति दिल्ली में था जिसका क्या नाम था? तरकेश। और तरकेश के माध्यम से कैकुबात को चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंकवा दिया। क्या हुआ? कैकुबात डी। अरे ड भी लिखोगे तो अंग्रेजी में डी ही लिखोगे, द लिखोगे तो भी डी ही लिखोगे। कैकुबात। क्या हुई पूरी कहानी? जब शासक बना तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कौन सा पद दिया? आरिज ममालिकात और शाइस्ता खां की उपाधि। जब लकवाग्रस्त हो गया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने एक विश्वास पात्र जिसका नाम था तरकेश को किलोकड़ी किला में भेजा, और तरकेश क्या किया कि सुल्तान को चादरों में लपेट के यमुना नदी में फेंक दिया। और उसके बाद अगला शासक कौन बन गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में ये घटना हुई थी। 1290 में इसी के साथ खिलजी वंश की स्थापना हुई। सबसे इम्पोर्टेंट मध्यकाल का कोई वंश है तो खिलजी वंश है, और उस वंश में सबसे इम्पोर्टेंट शासक है तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से प्री और मेन दोनों में क्वेश्चन को उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की कुछ व्यवस्थाएं अलाउद्दीन खिलजी से ली गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मध्यकाल का आने वाला है खिलजी वंश। खिलजी वंश यदि एक बार क्वेश्चन पूछा है कि सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश। खिलजी वंश कितना दिन शासन करेगा? टोटल 30 वर्ष। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होगी, 1320 में खत्म। लेकिन उसी बीच में सल्तनत अर्थात मध्यकाल का सबसे योग्य शासक आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा ही बात कहा जाता है कि अगर जो पढ़ाई लिखाई से अमीरी का कोई संबंध होता तो जितने टीचर हैं सब के सब अंबानी होते हैं, है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई ठीक है, जीवन जीने के लिए अच्छा है, लेकिन अमीरी के साथ इसको आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन ये भी है, पढ़ने लिखने के बाद बहुत बड़े अमीर तो न बनो, लेकिन जीवन कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। हाँ, असंतोषी होता तो अलग की बात है, तब तो अंबानी का भी पूरा धन मिल जाए तभी असंतोषी।
असंतोषी होना अच्छा है कि बुरा है? व्यक्तिगत रूप से तो बुरा है, अच्छा, लेकिन समाज और कल्याण के लिए अच्छा है। इसलिए कि जब इंसान भूखा रहेगा तो आविष्कार सही बात है। व्यक्तिगत रूप से असंतोष कहीं ना कहीं बुरा है। व्यक्तिगत रूप से यदि व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में अगर जो असंतोष दिखा रहे हो तो लूट खसोट करोगे। मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से आप अपने संपत्ति की वृद्धि करना चाहते हैं, आप कहीं के डीएम, तो सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार फैलाएंगे और उन योजनाओं को अपने स्तर तक अपने लिए वो करेंगे। लास्ट में जाके वो आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। एक न एक दिन सीबीआई जांच होगी। जैसे कानपुर में देखिए एक लेखपाल साहब पकड़े गए, उनके पास 100 या 200 करोड़ की संपत्ति मिल गई लेखपाल के पास। अब समझ लो कि लेखपाल जब इतना लूट सकता है, जब डीएम दोनों हाथ खोल के लूटना शुरू करे तो कितना करोड़ होगा। लेखपाल क्या है? डीएम के ऊपर से देखा जाए तो डीएम के बाद सीडीओ, सीडीओ के बाद एडीएम, एडीएम के बाद जो है इतने जिला लेवल का अधिकारी। राजस्व का सबसे छोटा कर्मचारी है लेखपाल। अब लेखपाल से छोटा राजस्व में कोई कर्म इम्प्लाई नहीं होता है। वह जो है 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया लूट के। तो कहीं ना कहीं असंतोष व्यक्तिगत स्तर पे भी एक समय के बाद, व्यक्तिगत स्तर पर कभी भी नुकसानदायक ही नुकसानदायक है। या असंतोष यदि सामूहिक रूप से समाज के स्तर पे दिखा रहे हैं तो वो ठीक है। अरस्तु, सुकरात कहता भी है कि 100 संतुष्ट मनुष्यों से अच्छा एक असंतुष्ट सुअर है। सुअर इसलिए कि वह विकास का दौर है, आज भी निरंतर विकास है। यदि असंतोष रहेगा तभी व्यक्ति कुछ खोजेगा। आइए, आप जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। जब आपके पास जरूरत ही नहीं तो खोजोगे क्यों? अभी जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड स्ट्रीम चलेंगे या मॉडर्न जब शुरू, मॉडर्न कहाँ से शुरू हुआ था? जबकि मॉडर्न कभी भी, मॉडर्न की शुरुआत होती है 1853 से, 1453 से। 14 से 53 में ही वो ग्राउंड बनता है जहाँ से आधुनिक दुनिया की शुरुआत हो रही। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? कुस्तुनतुनिया पे। और कुस्तुनतुनिया एक ऐसा जगह था जहाँ पे पूर्व के व्यापारी और पश्चिम के व्यापारियों का संगम था। कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और तुर्कों के आतंक से ये व्यापारी पश्चिम की तरफ भाग गए। अब पश्चिम की तरफ भागे तो देखें कि पश्चिमी दुनिया में जो गुलाम थे उनको पशुवत माना जाता था, जबकि भारत के गुलाम पशु के समान नहीं थे। वो तो सुल्तान भी बन रहे थे, ये ऐसा परवरिश हो रहा था, लेकिन वहां पे मात्र पशु माना जा रहा था। तब उन विद्वानों के पास हुआ ज्ञान था कि 6ठी शताब्दी बीसी में यूरोप इस कंडीशन में था कि यहाँ पे मानववाद चल रहा था। और मानववाद का मतलब ये होता है मानव की पीड़ा को समझो। तुलसी क्या कहते हैं रामचरितमानस में? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब सम नहीं अधमाई। दूसरे की पीड़ा के समझने के इतना बड़ा कोई धर्म ही नहीं। यह जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य में था, यूरोप में। इन विद्वानों ने ही पुनर्जागरण की अलग जगाई। इधर क्या हुआ? पूर्व के साथ व्यापार बंद हो गया था तुर्कों के आक्रमण से। अब व्यापारी निकले पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, रास्ते को खोजने के लिए। उसी में कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलेन, इस तरह के नाविक आते हैं। अब वहां से शुरू होती है आधुनिक दुनिया की कैसा, किस तरह से खोजा जाए, वाणिज्य व्यापार कैसे होगा और व्यक्ति के लिए किस तरह का जीवन जीना चाहिए, मानव धर्म आता है। तब जब पुनर्जागरण वहाँ होगा तो वहाँ की कंपनियां निकल के भारत की तरफ आएंगी व्यापार करने के लिए। और जब भारत में देखेंगे कि हर जगह भारत बटा हुआ है,
एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शासक किसी हद तक जाने को तैयार है। तो वो तो आए थे व्यापार करने, लेकिन माहौल ऐसा मिला आगे अंग्रेजों ने साम्राज्य की स्थापना कर दी। तब जब यहाँ से जब चला जाता है तब लगता है कि भारत कैसे, देखो आधुनिक भारत का मात्र एक ही इतिहास है। 1857 तक भारत निरंतर गुलाम होता रहा, अपने एक एक क्षेत्र को खोता रहा, क्षेत्रीय शक्तियां पराजित होती रही अंग्रेजों से। 1857 के बाद भारतीयों को यह आभास हुआ कि हम तो पराजित हो गए। इतने दिनों में 1600 ईस्वी से शुरू हुआ था, अर्थात मान के चलो कि 1757 में प्लासी लड़ा गया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने अपना पैर जमा दिया। प्लासी के बाद बक्सर लड़ा गया। बक्सर में निश्चित हो गया कि अब शासन करने वाली जो शक्ति होगी वो अंग्रेज होंगे। तो इतने दिनों तक तो हम केवल हारे। 1857 में कुछ लोगों को लगा नहीं हम तो गुलाम हो चुके हैं। 1857 में एक छोटा सा प्रयास किया गया जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता संघर्ष। मंगल पांडे उठे, फिरोज को गोली मार दिए। फिर क्या हुआ? 1885 में सिस्टमेटिक शुरुआत हो गई और बौद्धिक वर्ग आ गया। 1857 की क्रांति थी उसमें बौद्धिक वर्ग का नेतृत्व नहीं था। यही कारण है कि भारत जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इस तरह की क्रांति सिस्टमेटिक न होके बिखरी क्रांति थी और वह क्रांति जिस झोंके से पैदा हुई थी उसी झोंके के साथ इसको बुझा भी दिया। लेकिन 1885 में बौद्धिक वर्ग ने नेतृत्व संभाला और एक संस्था का निर्माण किया, इसका नाम है कांग्रेस। वही कांग्रेस 1885 से 1948 आते आते देश को आजाद कराया। तो बौद्धिक वर्ग कभी भी फ्रंट पे आके सीने पर तलवार और गोली का वार नहीं सहेगा, लेकिन एक बौद्धिक 1000 को पैदा कर देगा तुम खड़ा होकर गोली खाने का। फ्रांस की क्रांति के बारे में एक क्वेश्चन आता है मेंस में अक्सर कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि रूसो पालने में मर गया होता तभी फ्रांस की क्रांति होती। दो क्वेश्चन है, दोनों पूछे गए, एक बार नहीं अनेक बार। रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति होती, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नहीं, ऐसा माहौल बन चुका था। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था और जो एक वर्ग जो टैक्स पे ही था उसको समाज में कोई इज्जत नहीं। लेकिन जब हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से ऊपर के लोग जीवित हैं। कंडीशन ये थी समाज में इज्जत नहीं है, लेकिन ऊपर के जो वर्ग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, टैक्स के भरोसे जीवन जी रहे हैं, वो उनसे उधार मांगने चले जाते थे। उनके अंदर भी कुलबुलाहट थी क्या सब संपत्ति मेरे पास। और ये 1585 का जो नारा अपने यहाँ चलता है तो उनकी संख्या बहुत कम थी। कौन? जो समाज में सम्मानित थे उनकी संख्या कम थी, जो भारत में उन्हीं के अंदर से क्रांति की ज्वाला जली। और यदि रूसो नहीं होता तो परिस्थितियां ऐसी फ्रांस की थी कि क्रांति होती। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। अब इसको लिखने के लिए थोड़ा सा इसको एंगल चेंज कर देना है। एंगल बस ये चेंज कर देना है कि जो सुसंगठित रूप से क्रांति हुई वह बौद्धिक वर्ग की ही देन थी। रूसो ने वो आग जलाई, उसका एक स्टेटमेंट है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन जगह जगह संस्थाओं के माध्यम से जंजीरों से जकड़ लिया गया। इस जंजीरों को तोड़ के फेंक दो, फिर स्वतंत्र जीवन जियो। तो इस तरह का एक सिस्टमेटिक नारा देने वाला रूसो था उस समय यूरोप में। तो यही कारण है कि रूसो का बहुत बड़ा योगदान है फ्रांस की क्रांति में। और फ्रांस की क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे के साथ आगे बढ़ी, तो उसका
लगभग सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है पुरुषों को। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व तो किसी भी समाज में आ जाए तो वह समाज सबसे उत्तम समाज है। मानव स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। और जब तक स्वतंत्र नहीं होता तब तक समानता आएगी ही नहीं। वहां पे क्या 3 स्टेट में बटा हुआ है मानव, तो समानता कैसे? समानता कैसे? और जब तक समानता नहीं तब तो भाईचारा का भावना का विकास हो सकता है। यदि भारत में क्या है 4 वर्ग विशेषकर वर्ण के रूप में, जाति तो अनेकों हैं, उन वर्णों में जातियों को बांट दिया गया है कि नहीं? पहला वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य में अनेक जातियां, शूद्र में भी अनेक जातियां, है कि नहीं? क्या जब तक समानता नहीं आएगी ब्राह्मण और शूद्र के बीच या क्षत्रिय या शूद्र के बीच भाईचारा का विकास हो सकता है? समानता ही रोटी बेटी का संबंध स्थापित करता है। जब रोटी बेटी का संबंध स्थापित होता है समझ लो कि सब के सब लोग समान हो गए, बंधुत्व की भावना का विकास होता है। क्योंकि अक्सर देखे होंगे एक संबंध में समधि भाई कहा जाता है कि नहीं? पंडित जी अपने भारत में भी कुछ चीजें इस तरह की दिख रही हैं। गार्जियन का मन से भले नहीं, लेकिन क्रांतिकारी बच्चे अपने मन से तो कर ही दे रहे हैं। चादर में लपेट के यमुना नदी में फेंकवा दिया और अगला जो वंश आया वो है खिलजी वंश। खिलजी या खिलजी संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कहीं पूरा लॉ मिलेगा, कहीं आधा लॉ भी मिलेगा कुछ किताबों में। कहीं खिलजी लिखा है, कहीं खिलजी लिखा है, जबकि पूरा लॉ ही सही है। शासनकाल क्या है? 1290 से 1296। वो तो पूरा खिलजी वंश 1320 है ना। जलालुद्दीन खिलजी मात्र 6 साल शासन करता है। उपाधि दो उपाधि है इसकी। एक है इब्न, ये सईद। इब्न सईद का मतलब होता है तलवार का बेटा। इब्न सईद अर्थात तलवार का बेटा इसकी उपाधि थी। और दूसरी उपाधि इसकी शाइस्ता खान। सईद है। सईद का मतलब होता है तलवार। दूसरी उपाधि इसकी ये थी। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सल्तनत काल में सबसे उम्रदराज शासक कौन था, यही है। 70 वर्ष में की आयु में शासक बना था। सल्तनत काल का सबसे अधिक उम्र में
बनने वाला सुल्तान। बर्नी कहता है कि इतने अधिक उम्र में शासक बना था कि इसकी नीतियां भी इसके उम्र से प्रभावित थी। आगे बढ़े। बर्नी उम्र अधिक होने के कारण इसकी नीतियां भी इसके उम्र से प्रभावित थी। इसको जो है सूर्य प्रकाश, इसको सिकोड़ के आगे खिसकाने वाला बताओ। प्रीव्यू इसको कर दिए, जा तो रहा है। उसको बटोरिए, नीचे खींच के बटोर दीजिए, नीचे खींचिए, इसको बटोरिए। ये नहीं होगा। अच्छा ये भी हो जाएगा तब तो ठीक है। दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। बड़ा करते हैं। ठीक है सर। हो गया ये। इसकी उम्र से प्रभावित थी। ठीक। बर्नी का इस पे एक्सटेना बढ़ा दें इसको। अच्छा ये करने के बाद पेन भी करना है। बर्नी कहता है आगे कि यह कहाँ पे उम्र अधिक होने के कारण उसकी नीतियां भी उसके उम्र से प्रभावित थी। नीतियां उसके उम्र से प्रभावित थी। यार विवेक एक हमारे रिश्तेदार है, बहुत परेशान किया उनका तो लोगों का पैसा गया, उनका नहीं गया ना। नहीं तो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। हाँ वो उनका जो आधार कार्ड वाला लिंक नहीं है इसमें। तो आधार लिंक अपने ऑफिस हो जाएगा ना। पुराना है, 2 साल पुराना है। वो नहीं कर पा रहे हैं सर। मोबाइल नंबर OTP जाएगा। मोबाइल नंबर आएगा तो OTP के माध्यम से कुछ कर देगा। पहले एक काम कीजिए, बैंक